कि रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कैंटोनमेंट, टर्मिनस, जंक्शन, स्टेशन, रोड, हॉल्ट, है कि नहीं। आखिर ये सब है क्या। हमारा भारतीय रेल जो कि दुनिया का चौथा बड़ा रेल का नेटवर्क है, और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में हमारा भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क। बहुत ही रोचक बात है और ये जानना हर उस व्यक्ति को जरूरी है जो ट्रेन से सफर करते हैं। ये आप देखिए हाशीमारा स्टेशन, हम इसे क्या कहते हैं, हाशीमारा स्टेशन। तो ये एक नॉर्मल स्टेशन है, तो आखिर ये है क्या, इसे स्टेशन क्यों कहा जाता है। आदर्श स्टेशन वो है, देखिए ट्रेन तो वहाँ रुकेंगी ही, वहाँ पे पैसेंजर को लाने ले जाने की सुविधा होगी। ये एक एग्जांपल होता है टर्मिनल का, जहाँ पे ट्रेनें आने के बाद जो है आगे का रास्ता बंद होता है, ट्रैक खत्म हो जाती है, फिर उन्हें उसी उल्टी दिशा में उनको जाना पड़ता है। बात को अलग रख दें तो कैंटोनमेंट टर्म से काफ़ी लोग परिचित होंगे। कैंटोनमेंट टर्म कहते ही काफ़ी लोग समझते हैं कि ये। अगला जो है वो है रोड। अब देखिए ये रोड माने वो रोड नहीं है जो आप रोड पे चलते हैं। चलो झुककर सलाम करें उन्हें आज, जिनके चलते आज ये मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आया है। 15 अगस्त यानी आज़ादी के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने तिरंगा ज़रूर खरीदा होगा और अपने अपने घरों पर ज़रूर लहराया होगा, सेल्फी भी ज़रूर ली होगी। ये बहुत अच्छी बात है, ये जज्बा सब में होनी चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जिस जोशो खरोश से आपने तिरंगे को अपने घर पे लगाया है, उसके साथ सेल्फी ली है, उसी तरह से याद रखिएगा कि तिरंगे का सम्मान भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारे प्राणों से भी बढ़कर हमें तिरंगे की रक्षा करनी है। इसलिए तिरंगे का इज्जत करें, उसका सम्मान करें, उसे कहीं फेंक कर ना रखें, उसका कहीं अपमान ना होने दें और उसका ख्याल रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं आज का ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ इंडियन रेलवे को, क्योंकि भारतीय रेल भी हमारे देश की एक धरोहर है। तो आज का वीडियो इंडियन रेलवे पे है। हेलो, मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम इंडियन रेलवे के एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण तो है ही, उससे भी ज़्यादा बहुत ही रोचक है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कैंटोनमेंट, टर्मिनस, जंक्शन, स्टेशन, रोड, हॉल्ट, है कि नहीं। आखिर ये सब है क्या। यानी अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो रोज़ करोड़ों लोगों को हमारा भारतीय रेल जो कि दुनिया का चौथा बड़ा रेल का नेटवर्क है, और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में हमारा भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है। रोज़ करोड़ों लोगों को भारतीय रेल उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो हमें जब हम रेल से सवारी करते हैं, रेल सफ़र करते हैं और दुनिया के अलग अलग और भारत के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, तो हम कई सारे स्टेशन से होकर गुजरते हैं और हम कई सारे स्टेशनों के नाम तो हमें याद भी रहते हैं। लेकिन जब हम उन स्टेशन से होकर गुजरते हैं तो उन स्टेशनों के साइन बोर्ड पे हम अलग अलग नाम देखते हैं, जैसे कि टर्मिनस, सेंट्रल, रोड, हॉल्ट, कैंटोनमेंट, जंक्शन, है कि नहीं। तो जब सभी ट्रेनें सभी स्टेशनों पर रुकती हैं और सवारी को लेके आगे बढ़ जाती हैं, तो आखिर इन स्टेशनों के नाम के बाद का जो सफिक्स होता है वो इतना अलग अलग क्यों होता है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, है कि नहीं, मथुरा जंक्शन, अलीपुरद्वार जंक्शन, आखिर इनके नाम इतने अलग अलग क्यों होते हैं। बहुत ही रोचक बात है और ये जानना हर उस व्यक्ति को ज़रूरी है जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, है कि नहीं। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। भारतीय रेल हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है, ठीक है, और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी भारतीय नागरिक की ही है। तो चलिए आज इन्हीं सब टर्म्स को और इस बात को हम लोग देखते हैं कि आखिर ये है क्या। लेकिन उससे बढ़ने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक बातों को समझते हैं जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप इस थंबनेल इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि हम जिस रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं और रोज अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो ये जो रेलगाड़ी चलती है ये सड़क पर चलती नहीं, पानी में चलती नहीं है, हवा में उड़ती नहीं है। तो आखिर ये चलती कहाँ है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर रेल होता क्या है। देखिए इंडियन रेलवे, इंडियन मैंने भारतीय रेलवे, आखिर ये रेल है क्या। तो रेल कुछ नहीं है। यहाँ पिक्चर में आप ये जो लोहे की एक जो पतरी आप देख रहे हैं, जो एक लंबा सा चलता रहता है, बहुत लंबा अपने गंतव्य तक चलता रहता है, एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक जो है मिट्टी पर जो बिछा रहता है, तो ये लोहे की जो पतरी होती है, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं रेल।
इंग्लिश में कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं रेल। और वे का मतलब होता है रास्ता, यानी कि जब दो पटरी को हम बिछाते हैं, दो रेल को अगर हम बिछाते हैं जो लोहे की बनी होती है, तो दो रेल को बिछाने के बाद इसे अब जो बनता है उसे हम कहते हैं पटरी, जिस पे रेलगाड़ी चलती है। तो ये रेल है और इससे बनने वाले रास्ते को हम लोग वे कहते हैं, इसलिए इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेलवे। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारी पटरी है जिसे हम रेल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अलग अलग टुकड़ों में आता है, यानी कि एक साथ बहुत लंबा नहीं आता, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि इतने लंबे रेल को आप कहीं पे फिट कर सके। तो इसलिए सुविधा के अनुसार से रेलवे क्या करती है, इसके एक फिक्स माप के आधार पे इसे अलग अलग टुकड़ों में बांटती है और इसे जहां जरूरत होती है वहां पे लगाती है। आप यहां पिक्चर में देखें, यहां पे ये एक रेल है और ये एक रेल है और ये बीच में आप गैप देख रहे हैं। इस दोनों रेल को आपस में जोड़ने के लिए जिस धातु का, ठीक है, जिस मेटल का इस्तेमाल किया गया है, जो कॉपर का या फिर निकल का बना होता है, इसे हम लोग कहते हैं फिश प्लेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फिश प्लेट। जी हाँ, फिश प्लेट के जरिए दोनों रेल के टुकड़ों को बोल्ट के जरिए इसे सील किया जाता है, इसे एक जगह बांधा जाता है ताकि ये मजबूती दे सके। लेकिन फिर भी यहाँ बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ा जाता है, इसलिए क्योंकि जानते हैं कि लोहा जो होता है एक धातु होता है और गर्मी के महीने में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि लोहा जो है वो फैलता है, यानी कि एक्सपांड होता है। आपको पता है, फिजिक्स आपने अगर पढ़ा है तो गर्मी के महीने में जो धातु होता है वो फैलता है, और फैलने की वजह से अगर हमने ये गैप नहीं छोड़ा तो ये क्या होगा, इसके टूटने और चटकने का खतरा होता है, जिससे रेल की दुर्घटनाएं हो सकती है। इसी से बचने के लिए दो रेल के बीच थोड़ा गैप छोड़ा जाता है ताकि गर्मी के महीने में अगर ये फैले तो इस गैप को पूरा किया जा सके और खतरे को टाला जा सके। तो ये फिश प्लेट है। फिश प्लेट के अलावा आपने देखा होगा, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जो सीमेंट की बनी हुई जो दोनों पटरी के बीच जो रेल को आपस में बांधे रखती है, ये सफ़ेद सफ़ेद जो आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस टाई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस टाई या स्लीपर। स्लीपर यानी कि लेटा रहता है, एक तरह से सोया रहता है। तो ये क्या करता है, दोनों रेल को आपस में जोड़ने की काम करती है ना। अब इसे जोड़ा कैसे जाता है, इसे जोड़ा जाता है फास्टनर्स या चेयर के जरिए। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है रेल फास्टनर। अगर आप कभी भी अपने रेल की सवारी अगर की है, तो जब आप अपने जगह पहुंचकर रेल से उतरते हैं और आप जब क्रॉस करते हैं स्टेशन को और आप पटरी पर जब चलते हैं, तो आपने ज़रूर इस तरह का एक लीवर देखा होगा जो कि ई आकार का होता है, जिसे हम लोग ई क्लिप कहते हैं। हालांकि कई तरह के क्लिप होते हैं, ई क्लिप होते हैं, नावला क्लिप होता है जो कि यूरोप में चलता है, केपीओ क्लिप भी होता है और एसकेल क्लिप भी होता है जो अलग अलग ट्रेन में या बुलेट ट्रेन में आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल होता है। तो इस ई क्लिप का इस्तेमाल, ये जो क्रॉस टाई है, ये जो क्रॉस टाई है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो क्रॉस टाई है, इसे रेल के साथ जोड़ने के लिए, ताकि पटरी रेल जो है एक जगह स्थिर रहे और ट्रेन को स्थिरता दे सके, इसके लिए हमें इस क्लिप की जरूरत पड़ती है जो रेल को रेल को इस क्रॉस टाई जो है रेल को जोड़े रखती है और ट्रेन जो है बिल्कुल सीधी रेखा पे चलती रहती है। ये क्रॉस टाई है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो पटरी होती है, पटरी के बीचों बीच और पटरी के आसपास बैलेस्ट, यानी कि कुछ पत्थर, नुकीले पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो लगभग सभी एक ही साइज के होते हैं, वो काफी मात्रा में एक बिछौने की तरह, एक बेड की तरह बिछाए रहते हैं। आखिर इसका पर्पस क्या है, तो ये बैलेस्ट है। और बैलेस्ट के नीचे भी कुछ और बड़े बड़े पत्थर जो है बिछाए रहते हैं, जिन्हें हम लोग सब बैलेस्ट कहते हैं। तो जिस तरह से जब लोग घर पे जब लोग सोने जाते हैं तो सोते वक्त हमें बेड की जरूरत पड़ती है। हम बेड पे इसलिए सोते हैं कि बेड हमारे शरीर के भार को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और हमें काफी आराम मिलता है। ठीक उसी तरह से जब इस पटरी पर रेल चलेगी तो रेल का इतना लाखों टन का भार जो है, इसे सहने के लिए हमें पटरी के नीचे इसका बेड तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए सबसे सुविधाजनक जो होता है, इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं जो आपने हर रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, आपने लोकल में भी देखा होगा। ये क्या करता है, ये रेल की पटरी का एक बेड तैयार करता है, जिसपे जब ट्रेनें चलती हैं और जब उसका प्रेशर क्रिएट होता है, वजन क्रिएट होता है, तो उसको आसानी से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके चारों तरफ फैला दिया जाता है और एक्सीडेंट होने की संभावना बिल्कुल नगण्य कर दी जाती है। और अगर बारिश के महीने में जब बाढ़ आती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और पानी जम जाता है, तो इसी बैलेस्ट में जो बहुत सारे छिद्र हैं, जो गैप्स हैं, जो स्पेस हैं, इन्हीं के जरिए पानी जो है पटरी से बाहर निकल के ड्रेनेज हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी सोची समझी टेक्निक है, जिससे रेलवे को काफ़ी सुरक्षित बनाया गया है। इसलिए हम आराम से रेलवे में सफ़र करते हैं भारत के किसी भी कोने में बिना किसी फिक्र के। तो दोस्तों, ये रेल फास्टनर्स, क्रॉस टाई, स्लीपर, सब बैलेस्ट और आपका फैस्टनर, ये सारे जो हैं
हमारे पूरे एक पटरी को तैयार करते हैं ट्रेन चलने के लिए। और अगर हम स्लीपर्स की बात करें तो प्राचीन जमाने में इस तरह के स्लीपर्स तो उपलब्ध थे नहीं, तो उस समय लकड़ी के स्लीपर्स उपलब्ध थे जिसमें इस तरह के फास्टनर्स लगाए जाते थे जो पटरी को जोड़ते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास ये उपलब्ध था नहीं। और उस समय के जो लकड़ी होते तो काफ़ी मजबूत साल के या शीशों के लकड़ी के बने होते थे जो काफ़ी लंबे सालों तक टिके रहते थे। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस ट्रेन में आप सफ़र करते हैं और ट्रेन जिस पटरी पर चलती है, आखिर उसका पूरा इतिहास क्या है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आखिर इसे फिश प्लेट, फिश का मतलब होता है मछली, तो इसे फिश प्लेट क्यों कहा जाता है और इसका काम क्या है। देखिए इसको फिश प्लेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति जो है वो काफ़ी हद तक मछली से मिलती जुलती है और इसलिए इसका नाम जो है फिश प्लेट रखा गया है। जहाँ तक इसके कार्यप्रणाली का सवाल है, यानी कि फंक्शन का सवाल है, तो पहला फंक्शन तो यह है कि ये दो रेल के जोड़ को आपस में जोड़ने का काम करती है, और दूसरा रेल में यानी कि जो धातु का, लोहे की धातु का बना हुआ जो पटरी है, चूंकि इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, ट्रेन एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक प्रभावित करने के लिए, करंट के फ्लो को रिदम में रखने के लिए हमें फिश प्लेट की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर रेल में, यानी कि ये जो रेल है, अगर इसमें विद्युत का प्रवाह होता है तो ट्रैक को छूने पर हमें करंट क्यों नहीं लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि हमें करंट इसलिए नहीं लगता है कि इस रेल पे बहने वाली जो विद्युत धारा है वो डीसी करंट होती है और वो इतनी कम मात्रा में होती है कि उसे छूने पर उसका एहसास नहीं होता है। दूसरा ये बात ये है कि ये विद्युत प्रवाह जो है हर जगह नहीं होता है, क्योंकि जो स्टेशन होते हैं और जहाँ पे सिग्नल का काम होता है वहाँ पे ये विद्युत प्रवाह जो है पाया जाता है, लेकिन ये इतना भी स्ट्रांग नहीं होता है कि जिसे छूने पर आपको झटका लग जाए, क्योंकि इससे लोगों को, नागरिकों को खतरा हो सकता है, यात्रियों को जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, विद्युत प्रवाह होता तो है लेकिन इतना नहीं कि आपको करंट लग जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। तो आगे जो हमारा स्लाइड है वो है टाइप्स ऑफ रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि करोड़ों लोग हर रोज़ जो है रेल से यात्रा करते हैं और अपने मंजिल जाते हैं, और जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो उनके स्टेशन पे अलग अलग नाम मिलते हैं, जबकि ट्रेन तो हर जगह रुकती है, सवारी को लेकर आगे निकल जाती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा स्टेशन, जैसे कि ये आप देखिए हाशीमारा स्टेशन, हम इसे क्या कहते हैं, हाशीमारा स्टेशन। तो ये एक नॉर्मल स्टेशन है। तो आखिर ये है क्या, इसे स्टेशन क्यों कहा जाता है। स्टेशन यानी जहां ट्रेनें आके स्टेशन यानी आके स्थिर होती है वहां रुकती है, तो इसका कोई विशेष दर्जा नहीं होता है। एक जानकारी के मुताबिक लगभग देश में 8000 स्टेशन है, उनमें से जैसे कि एक है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाशीमारा स्टेशन। ये एक आइडियल स्टेशन, एक आदर्श स्टेशन होता है, जैसे कि हमारा ये हाशीमारा स्टेशन। तो एक आदर्श स्टेशन क्या है, एक आदर्श स्टेशन वो है, देखिए ट्रेन तो वहाँ रुकेंगी ही, वहाँ पे पैसेंजर को लाने ले जाने की सुविधा होगी, माल को उतारने यानी लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा होगी, फ्रेट की सुविधा होगी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा होगी, आरक्षित टिकट की सुविधा होगी, आपको पेयजल पानी की सुविधा होगी, और भी कई तरह के सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाती है। ये एक आदर्श उदाहरण होता है रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में। तो स्टेशन जो है एक आदर्श एग्जाम्पल है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो अगला है हमारा जंक्शन, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हैं जंक्शन। देखिए अंग्रेजी का वर्ड जो जंक्शन है, अगर इसे हम ग्रामेटिकली बात करें, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। भारतीय रेल के मुताबिक एक स्टेशन के नाम के बाद जंक्शन का नाम तब जुड़ता है जब यहाँ 3 अलग अलग रूट्स आके मिलते हैं, यानी 3 अलग अलग दिशाओं से जब ट्रेनें आके यहाँ मिलती हैं और 3 अलग अलग दिशाओं में कम से कम ट्रेनें जा सकती हैं, तब जाके उसका नाम जो है उस स्टेशन के नाम के साथ जो है जंक्शन जुड़ता है। ठीक है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरे देश में 300 जंक्शन अभी उपलब्ध हैं, जिसमें से मथुरा जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 7 अलग अलग रूट्स आकर मिलते हैं और 7 अलग अलग दिशाओं में जो है ट्रेनें आवागमन कर सकती हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप अब की बार जब कभी भी आपको ये दिखे तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने रूट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं अगला स्लाइड जो रेलवे स्टेशन कैटेगरी में आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है हमारा सेंट्रल स्टेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कानपुर सेंट्रल। अब ये सेंट्रल क्या है, कानपुर तो जगह का नाम है और उसके साथ लगा हुआ है सेंट्रल। देखिए रेलवे स्टेशन के नाम के साथ अगर सेंट्रल लगा हुआ अगर आप देखते हैं अपनी यात्रा के दौरान, तो आप ये मान ले जाने कि ये उस शहर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और व्यस्त रहने वाला रेलवे स्टेशन है।
और इसलिए उसके नाम के बाद क्या पड़ा है, सेंट्रल पड़ा है। यानी कि ये बहुत पुराना भी है, सबसे पुराना भी है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं और सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स और माल का आवागमन होता है। अगर लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है कि अगर किसी जगह पे 3 से 4 स्टेशन हो तो वहाँ पे उस 3 से 4 स्टेशन के बीच जो स्टेशन सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला है वो सेंट्रल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला रेलवे स्टेशन है, लेकिन उसके नाम के बाद सेंट्रल बिल्कुल भी नहीं लगा है, तो ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। और ऐसे कुछ 5 महत्वपूर्ण सेंट्रल स्टेशन है, जैसे कि मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम, मैंगलोर, तो ये कुछ सेंट्रल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारे देश में और जो काफ़ी प्राचीन, पुराना और बहुत ही व्यस्त माना जाने वाला है। वहाँ पे सैकड़ों की मात्रा में ट्रेनों की आवागमन दिन रात 24 घंटे होती रहती है। ठीक है, जहाँ तक सेंट्रल स्टेशन की बात है तो हम आपको बता दें कि जब 1950 के दशक में उस समय क्या होते थे, बहुत सारे स्टेशन यानी मल्टीपल स्टेशन एक शहर में होते थे, कई सारे होते थे, और उनके लिए अलग अलग स्टेशंस को बनाने की जरूरत पड़ती थी। और इसमें क्या होता है, रेलवे का खर्चा भी काफ़ी बढ़ता, उतने स्टाफ्स भी अवेलेबल नहीं होते थे, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था रेलवे कर्मचारियों को, गवर्नमेंट को भी और पैसेंजर्स को भी, है कि नहीं। तो इन सब को बंद करके एक सेंट्रल स्टेशन बनाया गया। अब ये सेंट्रल स्टेशन होता क्या है एक्चुअली, जहाँ पे उस शहर के जितने भी ट्रेन्स हैं उनका आवागमन, आना जाना, पैसेंजर को लोडिंग अनलोडिंग करना, माल का लोडिंग अनलोडिंग करना इसी सेंट्रल रेलवे स्टेशन से होता है, जो कई सारे रेलवे स्टेशन का एक समूह माना जाता है। या आप कहें कि ये एक हेड ऑफिस होता है जहाँ से सारी ट्रेनें, सैकड़ों ट्रेनें जो है आती और जाती हैं, और पैसेंजर्स जो है वो आते जाते रहते हैं और माल का जो है लोडिंग अनलोडिंग होता रहता है। और जब ये सेंट्रल रेलवे स्टेशन जहाँ जहाँ बने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ, यानी शहरीकरण हुआ, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, लोग वहाँ डेवलप्ड हुए, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार का सृजन हुआ, और वो जगह शहर जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित भी हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी स्टेशन के नाम के बाद अगर सेंट्रल लगा है तो वो उस शहर का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाला रेलवे स्टेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी रेलवे स्टेशन में आप जाते हैं, अगर साइन बोर्ड पे सेंट्रल नाम अगर लिखा हुआ है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम लोग अपना अगला स्लाइड देखते हैं। तो इस स्लाइड में आप क्या देख पा रहे हैं, यानी कि टर्मिनल। यहाँ देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल पे दिया है आनंद विहार टर्मिनल। देखिए, आनंद विहार तो जगह का नाम है, एक बात तो साफ है, लेकिन टर्मिनल का एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। अगर हम टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल का मतलब होता है खत्म होना, यानी कि एंड ऑफ द लाइन। इसका मतलब अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको ये समझाना बिल्कुल आसान है। इसका मतलब होता है कि ऐसा स्टेशन जहाँ पे जब ट्रेनें एंटर करती हैं, ट्रेनें किसी और दिशा से जब आती हैं तो वहाँ से आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक जो है खत्म हो जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रेन जिस दिशा से इस स्टेशन पे आई है, चूंकि आगे जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, ट्रैक खत्म हो चुकी है, उस ट्रेन को वापस उसी दिशा में लौटना पड़ता है अपने गंतव्य की ओर, क्योंकि आगे जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं होता है। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 25 से ज़्यादा रेलवे टर्मिनल हमारे देश में है और काफ़ी बनने की कगार पे है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, है कि नहीं, जो काफ़ी फेमस है मुंबई का। तो ये एक एग्जांपल होता है टर्मिनल का, जहाँ पे ट्रेनें आने के बाद जो है आगे का रास्ता बंद होता है, ट्रैक खत्म हो जाती है, फिर उन्हें उसी उल्टी दिशा में उनको जाना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगले स्लाइड में है कैंट, या जिसका फुल फॉर्म होता है कैंटोनमेंट। देखिए, अगर हम स्टेशन की बात को अलग रख दें तो कैंटोनमेंट टर्म से काफ़ी लोग परिचित होंगे। कैंटोनमेंट टर्म कहते ही काफ़ी लोग समझते हैं कि ये डिफेंस एरिया की बात की जा रही है, जहाँ पे सिविलियंस का जाना मना होता है। जो एक डिफेंस एरिया, आर्मी बेस एरिया होता है, उसे हम लोग कहते हैं कैंटोनमेंट। तो काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जो जगह होती है, जैसे कि दमदम, लेकिन इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैंटोनमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जिस रेलवे स्टेशन को जो बनाया जाता है खासकर इस दृष्टिकोण से कि वहाँ पे डिफेंस एरिया या आर्मी बेस एरिया होता है, जहाँ पे हमारे भारतीय सेना के नौजवान, एसएसबी, बीएसएफ या आर्मी के कैंटोनमेंट जोन्स होते हैं। और ये स्टेशन यहाँ पे पैसेंजर के साथ साथ हमारे डिफेंस के जो ट्रूप्स हैं उनको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक का लाना ले जाना, जो यूनिट है, जो सैनिक जो पूरी एक टुकड़ी में जो कहीं पे ट्रांसफर इन या ट्रांसफर आउट होते हैं, उनको लाने ले जाने की सुविधा या किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है वहाँ से काफ़ी नज़दीक में होती है, जिससे क्या होता है कि जो मूवमेंट है डिफेंस का वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कैंटोनमेंट जो स्टेशन होता है ये इमरजेंसी के समय भी बहुत स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन एक जरिया होता है जिसके जरिए हम सैनिकों को
जहाँ पे वो लोकली बेस्ड है वहाँ से वार जोन में हम उन्हें बहुत जल्दी भेज सके, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट को ही अगर बंद कर देंगे तो आप वार लड़ नहीं सकते। सोल्जर अगर उस जगह पर नहीं पहुँचेंगे तो युद्ध वो लड़ नहीं सकते, तो देश उस समय खतरे की स्थिति में होगा। तो इस तरह के कैंटोनमेंट स्टेशन जो है काफ़ी जगह पे देश में पाए जाते हैं, जो कि डिफेंस या आर्मी बेस के प्रॉक्सिमिटी उसके नज़दीक में होता है, ताकि इस तरह की फैसिलिटीज़ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिस्टिक, स्क्वाड ट्रांसफर, ट्रूप मूवमेंट्स इत्यादि को जो है सहूलियत दी जाती है। तो ये हमारा हो जाता है कैंटोनमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड है हमारा हॉल्ट। अब ये हॉल्ट क्या है? अगर हम हॉल्ट की बात करें तो एक इंग्लिश वर्ड है। हॉल्ट का सिंपल मतलब होता है स्टॉप, यानी कि ठहराव, यानी कि रुकना, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लोकल स्टेशन है जिसका नाम है दिनहाटा कॉलेज हॉल्ट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है ये आप समझ लें। देखिए बाकी स्टेशन की तरह ये भी एक स्टेशन होता है, यहाँ से भी कई सारे ट्रेन जो है आते और जाते रहते हैं। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे कोई रेलवे कर्मचारी काम नहीं करता, कोई रेलवे केबिन नहीं होता, किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होता, कोई टिकट काउंटर उपलब्ध नहीं है जहां से आप टिकट काट सके आगे जाने के लिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां कोई सिग्नल की व्यवस्था होती नहीं। और देखिए सिग्नल की व्यवस्था कैसी होगी, क्योंकि जब रेलवे कर्मचारी ही यहाँ उपलब्ध नहीं है तो सिग्नल कौन करेगा, इसलिए यहाँ सिग्नल नहीं होता। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेन यहाँ रुकती तो है लेकिन सिर्फ पब्लिक डिमांड पे। यानी अगर इस जगह पे अगर लोगों की काफ़ी भीड़ हो जाए और उन्हें कहीं जाना हो तो ट्रेनें जो पिछले स्टेशन से आ रही होती है और अगले स्टेशन पे जा रही होती है वो अपनी मर्जी के हिसाब से 2 या 3 मिनट के लिए यहाँ पे रुकती है और पैसेंजर को यहाँ से लेकर उसे आगे की ओर चली जाती है। लेकिन ये होता कैसे, क्योंकि बिना टिकट के आप सवारी तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे टिकट की सुविधा जो है रेलवे की तरफ से तो मिलती नहीं है। तो यहाँ पे जो टिकट मिलते हैं उसे हम लोग एजेंट प्रिंट टिकट कहते हैं। यानी रेलवे की तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल लोग होते हैं, कुछ ठेकेदार होते हैं जो ठेके को लेते हैं और वहाँ पे वो कुछ कमीशन लेकर लोगों को यहाँ से टिकट इशू करते हैं आगे स्टेशन पे जाने के लिए। तो वो कमीशन देकर यहाँ से टिकट ले सकते हैं और ट्रेनें जो है अपनी मर्जी से यहाँ पे आके रुकती है, कोई सिग्नल नहीं होता है और 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो यहाँ से अगले स्टेशन की ओर जो है रवाना हो जाती है। लेकिन यहाँ कोई रेलवे स्टाफ, कोई केबिन, कोई भी गवर्नमेंट स्टाफ, टिकट काउंटर, सिग्नल बिल्कुल नहीं होता है। ये जो ट्रेन जो आगे से आ रही है ये उसकी अपनी मर्जी के ऊपर है कि अगर पब्लिक डिमांड है तो रुकेगी, नहीं तो वो फिर सीधे अगले स्टेशन की ओर चली जाएगी। तो ये जब कभी भी आप किसी हॉल्ट पे रुके तो आप समझे कि उस जंक्शन के उस स्टेशन के नाम के साथ अगर हॉल्ट लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है। और अगर वहां आपकी ट्रेन रुकी है, उस ट्रेन में अगर आप हैं तो आप समझे कि वहां पे कुछ पैसेंजर्स हैं जो यहां से उठेंगे, उन्हें आगे जाना है। और अगर नहीं रुकती है, साइन बोर्ड आपको दिखती है, तब समझिए कि यहाँ कोई पैसेंजर बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा ना तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग होती है, ना ही यहाँ कोई लूप की व्यवस्था होती है कि इंजन के डब्बों को चेंज किया जाए, ना ही यहाँ कोई शंटिंग होती है। तो यहाँ केवल पब्लिक डिमांड पे ही ट्रेनें रुकती हैं और अगर यहाँ पैसेंजर्स नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो ट्रेनें सीधे पिछले स्टेशन से अपने अगले स्टेशन पे ही जाकर रुकती है। आई होप आपको हॉल्ट समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। अगला जो है वो है रोड। अब देखिए ये रोड माने वो रोड नहीं है जो आप रोड पे चलते हैं, वो तो है, वो तो सड़क है ही। लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए अलुआबाड़ी रोड है ना, ये एक स्टेशन का नाम है। अलुआबाड़ी एक प्लेस है और उस स्टेशन में हमने यहाँ पे जोड़ा है रोड। ऐसा क्यों? देखिए हर समय जो रेलवे स्टेशन जो होता है वो शहर या गांव के बीचों बीच नहीं बनाया जाता। कुछ तो होते हैं, लेकिन कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे होते हैं जो शहर या ग्रामीण इलाकों के बिल्कुल बाहर बनाए जाते हैं, जो शहर और ग्रामीण इलाकों के बिल्कुल बाहर होते हैं और उनका शहर या ग्रामीण इलाके से कोई लेन देन नहीं होता। हालांकि वहाँ के लोग यहाँ से ट्रेनें पकड़ सकते हैं। अब ये जो शहर और ग्रामीण इलाके के बाहर जो रेलवे स्टेशन जो बनता है, ये वहाँ के शहर या गाँव के रोड से जुड़ा होता है। यानी कि कोई व्यक्ति उस रोड के जरिए इस स्टेशन तक आ सकता है जिसके नाम के बाद रोड लगा हुआ है। जैसे कि अलुआबाड़ी रोड, यानी कुछ जगह जो है अलुआबाड़ी है और वहाँ पे जो मेन रोड है जहाँ पे बस कारें वगैरह चलती हैं, उस रोड के जरिए आप इस स्टेशन तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और यही कारण है कि स्टेशन पे साइन बोर्ड के अंत में जो है रोड नाम का सफिक्स लगा होता है और ये गाँव या शहर के बिल्कुल बाहर होता है। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस साइन बोर्ड में रोड क्यों लगा हुआ है।
एक आश्चर्य की बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं अलुआबाड़ी रोड, एक्चुअली अलुआबाड़ी रोड ये अलुआबाड़ी रोड जंक्शन है। यानी कि रोड जो है, आप रोड देखकर केवल ये ना समझे कि भाई चलो ये किसी शहर या ग्रामीण इलाके के बाहर बनाया गया रोड से जुड़ा हुआ है, ये जंक्शन भी हो सकता है। तो ये जो यहाँ आप अलुआबाड़ी रोड देख रहे हैं ये एक्चुअली अलुआबाड़ी रोड जंक्शन है। तो बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहे कि एक सिंपल सा रेलवे स्टेशन है, ये एक जंक्शन भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन। देखिए रेलवे स्टेशन को क्लासिफाई करने के जहां तक बात है, इसके दो कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरी में सबसे पहला है ऑपरेशनल और दूसरा है फंक्शनल। ठीक है, इन दो बेसिस पे हम रेलवे स्टेशन को डिवाइड करते हैं। तो रेलवे स्टेशन की दो कैटेगरी है, एक है ऑपरेशनल और एक है फंक्शनल। ऑपरेशनल को फर्दर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, वो है ब्लॉक और एक है नॉन ब्लॉक। ब्लॉक में तीन कैटेगरी है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब ये क्लास ए बी सी क्या है, हम ए बी सी डी क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए क्लास ए क्या है, ये एक डबल लाइन स्टेशन है। ये होता ये है कि जब किसी ट्रेन को ए ब्लॉक में आना होता है तो स्टेशन से उसको उस ब्लॉक में आने के लिए तब तक परमिशन नहीं मिलता है जब तक होम सिग्नल से 400 मीटर दूर का जो रास्ता है वो खाली ना हो, या होम सिग्नल से स्टार्टर तक का जो पटरी है, जो रेल की पटरी है वो खाली ना हो, तब तक उस ट्रेन को ब्लॉक पे आने की इजाज़त नहीं मिलती है। उसे हम लोग क्लास ए कहते हैं। क्लास बी जो है ये वो ब्लॉक है जहाँ पे ट्रेन को अगर आना है और अगर वो स्टेशन अगर व्यस्त है, बिजी है, तो फिर भी उस ब्लॉक पे आने के लिए अगर इस ब्लॉक पे अगर आना है तो ट्रेन को होम सिग्नल से इजाज़त मिल जाती है और वो उस ब्लॉक में प्रवेश कर जाती है। क्लास सी जो है ये वो ब्लॉक है जहां पे ये भी डबल लाइन स्टेशन ही होता है। यहां पे ट्रेन आने वाली जो होती है जिसको वहां ब्लॉक पे आना है उसको परमिशन तब तक नहीं मिलती है जब उस ट्रेन के पहले आने वाली ट्रेन जब तक होम सिग्नल को पार करके 400 मीटर दूर ना चली गई हो या चलती जा रही हो, तब तक उसके बाद आने वाले ट्रेन को उस ब्लॉक पे आने की इजाज़त नहीं मिलती है। यानी कि जो होम सिग्नल आपने देखा होगा स्टेशन पे, उस होम सिग्नल से लेके 400 मीटर दूर जब तक कोई ट्रेन चली ना जाए, एक गैप ना, एक बड़ा सा फासला ना हो जाए दूसरे ट्रेन को आने के लिए ताकि दुर्घटना को रोका जा सके, तब तक उस ट्रेन को इस ब्लॉक पे आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलती है। अब जहाँ तक बात है नॉन ब्लॉक, जो ब्लॉक कैटेगरी में नहीं आती है, यहाँ बात करते हैं डी का। तो डी या ए फ्लैग जो है दोनों लगभग एक ही है, मैं समझा देता हूँ। डी ब्लॉक क्या होता है, दो ब्लॉक को जोड़ने वाला जो बीच का जो स्टेशन होता है, दो ब्लॉक को जोड़ने वाला जो बीच का स्टेशन होता है उसे हम लोग नॉन ब्लॉक की श्रेणी में रखते हैं। जिसमें फ्लैग जो होता है वो ब्लॉक होता है जहाँ पे कोई पैसेंजर ट्रेन या वो स्टेशन होता है जहाँ विरला ही कोई पैसेंजर ट्रेन जो है रुकती है, अदरवाइज कोई भी ट्रेन वहाँ पे रुकती नहीं है बल्कि सीधे निकल जाती है। अब आते हैं स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास ट्रेन जो होता है वो ये होता है जो ना तो ए कैटेगरी में फॉल करता है, ना ही बी कैटेगरी में फॉल करता है, ना ही सी, ना ही डी, ना ही फ्लैग कैटेगरी में फॉल करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल अलग होता है और वहाँ के जो रेलवे कमिश्नर ऑफ सर्विस हैं वो डिसाइड करते हैं कि स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेशन है, जो नॉन ब्लॉक सेक्शन है, वहाँ पे आने वाली ट्रेन कैसे वर्किंग करेंगे या वहाँ की क्रिया प्रणाली कैसे होगी, फंक्शन कैसे होगी। तो फंक्शन के हिसाब से तीन है, वे साइड है, जंक्शन है, टर्मिनल है, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाला स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। तो ये जानकारी के लिए कि ऑपरेशनल और फंक्शनल दो बेस पे हम लोग रेलवे कैटेगरी को, स्टेशन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड आप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी रेलवे स्टेशन अगर कहीं बनता है गवर्नमेंट के जरिए तो उसका मोटिव केवल ये नहीं होता है कि पैसेंजर को लाना ले जाना या माल का लोडिंग अनलोडिंग, बल्कि इसके अलावा कुछ रेवेन्यू कमाना भी होता है। क्योंकि इंडियन रेलवे जो है दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे देश को रेवेन्यू आती है। तो उस रेवेन्यू के आधार पर कॉमर्शियल के हिसाब से भी हमने क्या किया है, रेलवे को कैटेगराइज किया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि NSG1 यानी कि नॉन सबर्बन ग्रेड 1 2 3 4 6 5 6 क्या है, जैसे कि ऐसा कोई स्टेशन जिसकी अर्निंग 500 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, और जहाँ पे 20 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर आवागमन करते हैं, उसे NSG कैटेगरी 1 में रखते हैं। जिसकी इनकम 100 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 500 करोड़ से कम है, और जहाँ से 10 मिलियन से ज़्यादा और 20 मिलियन से कम पैसेंजर की आवाजाही होती है, उसे हम लोग NSG2 कैटेगरी में रखते हैं। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 अलग अलग कैटेगरी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफ़ी काम आएगा। जो एक नॉन सबर्बन और सबर्बन, इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लें और इसको याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम स्लाइड की ओर आज का, जो काफ़ी नॉर्मल सा है, आप सभी जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको एक बार आपके सामने चर्चा कर दूं। ये है क्या कि भैया अगर रेलवे स्टेशन की ज़रूरत क्या है, तो बहुत सारी ज़रूरत है। अगर रेलवे स्टेशन ना हो तो हमारा तो आना जाना ही दूभर हो जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहला है फॉर एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर, यानी कि पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जा सके, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सके, यानी कि जगह का अदला बदली कर सके, लोग आ जा सके, उसके लिए। फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि आपको कोई सामान भेजना है, बिजनेस करना है, पूरे भारत में अपने बिजनेस को फैलाना, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और इस मामले में रेलवे जो है काफ़ी सस्ता और सुविधाजनक माध्यम होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तीसरा जो है फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रेन मूवमेंट, ट्रेन जो मूवमेंट करती है, तो ट्रेन अगर अपने हिसाब से मूवमेंट करेगी तो कैसे होगा, इसलिए अलग अलग जगह पे स्टेशन बनाए जाते हैं ताकि ट्रेन में कोई दिक्कत है, कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज है, इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ रही है या कोई सेवा की जरूरत है, तो ट्रेनों को इस तरह की सुविधाएं दी जाए। टू एनेबल द ट्रेन ऑन अ सिंगल लाइन ट्रैक, सिंगल लाइन ट्रैक पे जो है ट्रेनों को आने जाने की सुविधा दी जा सके। टू क्रॉस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दो विपरीत दिशाओं से आने वाली ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाए, इसके लिए भी रेलवे स्टेशन ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। नहीं तो क्या होता, हम सुनते हैं कि कभी कभी अभी आज का या कल का न्यूज़ है कि जो है दो ट्रेन जो है आपस में टकरा गई है और लगभग 50 से अधिक लोग जो है घायल हो चुके हैं। टू एनेबल द फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रेन टू ओवरटेक, जो एक्सप्रेस ट्रेन जो होता है वो पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा उनको महत्व दिया जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन है, काफ़ी फास्ट ट्रेन है, तो अलग अलग स्टेशन पे पैसेंजर ट्रेन को रोक के एक्सप्रेस ट्रेन को आगे निकाला जाता है। ठीक है। फॉर टेकिंग डीजल और कोल एंड वाटर फॉर लोकोमोटिव, ट्रेन को चलने के लिए डीजल, कोल या वाटर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो स्टेशन पे ही उपलब्ध होता है, इसलिए स्टेशन पर रुकती है और अपने ज़रूरत के संसाधन को लेके आगे निकल जाती है। फॉर डिटैचिंग इंजिन्स एंड रनिंग स्टाफ, अब कई जगह जब स्टेशन पे ट्रेन आती है तो इंजन को चेंज करना पड़ता है शंटिंग के जरिए उसे लूप में लाके, तो उसके लिए अगर स्टेशन की उपलब्धता नहीं होगी तो आप ये काम नहीं कर सकते, और अगर इंजन खराब हो गई तो ट्रेन जो है आगे जाएगी नहीं, तो पैसेंजर को काफ़ी ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद स्टाफ भी जो है, स्टाफ भी चेंज होते हैं, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। फॉर डिटैचिंग और अटैचिंग ऑफ कंपार्टमेंट्स एंड वैगन्स, कई जगह पे जो है वैगन चेंज किया जाता है, कंपार्टमेंट चेंज किया जाता है, एक ही ट्रेन है, ट्रेन एक ही है, लेकिन एकाध कंपार्टमेंट को चेंज करके उनके पूरे स्टेशन को ही चेंज कर दिया जाता है, जबकि ट्रेन का नाम एक ही है लेकिन अब वो अलग रास्ते चली जाएगी। इसके लिए भी स्टेशन ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉर शॉर्टिंग ऑफ बोगीज टू फॉर्म न्यू ट्रेन्स, हाउसिंग ऑफ लोकोमोटिव इन लोको शेड्स, यानी कि जो बोगीज होते हैं इन्हें छाटने के लिए नए ट्रेन में, हाउसिंग ऑफ लोकोमोटिव लोको शेड्स में, इन सब के लिए रेलवे स्टेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एमरजेंसीज इन केस ऑफ डिसलोकेशन ऑफ ट्रैक ड्यू टू रेन्स एक्सीडेंट, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा बारिशों में जब बाढ़ आ जाती है या दुर्घटना हो जाती है तो उस समय बोगिया जो है पटरी से नीचे उतर जाती है, खासकर एक्सीडेंट के समय या बारिशों के समय जब चिकनाहट होती है रेल पे, तब ट्रेन जो है कई बार पटरी से नीचे उतर जाती है और दुर्घटना का बहुत बड़ा खतरा होता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। इसलिए जगह जगह रेलवे स्टेशन बनाई जाती है कि अगर ट्रेन ड्राइवर को, लोकोमोटर को ऐसा लगता है कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है तो वो अगले स्टेशन पर खबर करके ट्रेन को रोकता है और प्रॉपर जाँच पड़ताल करने के बाद ही आगे निकलता है, जिससे आगे होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन के फंक्शंस जिनकी ज़रूरत होती है ट्रेन को, सिर्फ ट्रेन को ही नहीं बल्कि पैसेंजर्स को भी ज़रूरत होती है, इसलिए रेलवे स्टेशन का रेलवे को सारे देश में जो है अलग अलग जगह पे स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट लगा होगा, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी रिसर्च है, थोड़ी मोड़ी त्रुटियाँ हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है, उसे जरूर दबा दें ताकि मेरी जो भी वीडियो बन रही है सिर्फ जनरल स्टडीज़ पे नहीं बल्कि इंग्लिश पे, क्वांट पे, रीजनिंग पे, मेरी बैंक एग्जाम सीरीज की वीडियो आ रही हैं और शायद हो सके तो आज या कल में रिलीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो इतना ही, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब भी हम ट्रेन सफ़र करते हैं जगह जगह कई सारे साइन बोर्ड्स होते हैं, कई सारे सिग्नल्स होते हैं जिनको हमें समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। हम देखते तो हैं रंग बिरंगे, लेकिन हमें कभी भी उनका मतलब समझ में नहीं आता। अगर हमें उनका मतलब समझ में आता है तो इमरजेंसी के समय ये आपके बहुत काम आ सकता है। तो यही आखिरी वीडियो नहीं है, इसके बाद ही मेरी वीडियो आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है, उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अगले आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, केवल जनरल स्टडीज पे नहीं बल्कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग पे भी। और मैं आपको बता दूं एक अच्छी बात है कि बैंक एग्जाम सीरीज बोल के, सीरियस बैंक एग्जाम सीरीज बोल के मेरी एक वीडियो आने वाली है, एक सीरीज आने वाली है जो आज या कल आपको लॉन्च हो जाएगी, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे बैंक के एग्जाम हुए हैं, जो एग्जाम्स वहां पूछे गए हैं मेमोरी बेस पे, उस पे मैं स्पेसिफिक सेक्शंस को लेके आपसे बात करूंगा काफी डिटेल में, ताकि आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके। काफी दिक्कतें होती हैं कि बुक्स खोलने पड़ते हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। यहां मैं सेक्शन वाइज जो है आपसे चर्चा करूंगा, जहां पे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम लोग बात करेंगे, ताकि बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बेहतरीन तरीके से हम एग्जाम्स की तैयारी कर पाए और बेहतरीन एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।